तो फ्रेंड्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। आज की क्लास में भी उसी के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप। चार्ज Q1, पहला क्वेश्चन है। चार्ज Q1 is kept at origin. Charge Q1 is kept at origin and another charge minus Q2. Another charge minus Q2 is kept at A comma 0. Another charge minus Q2 is kept at A comma 0, full stop. Find the locus of points of zero potential. Find the locus of points of zero potential. ये प्लस Q1 है 0,0 का रखा है और ये माइनस Q2 है, ये A,0 का रखा है एक्स एक्सिस के अलावा। और पोटेंशियल कहीं भी जीरो हो सकता है। बहुत स्लाइटली ये एडवांस क्वेश्चन कहलाएगा, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। ये जनरल कोई पॉइंट मान लेते हैं, P मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल जीरो है। जिस जहाँ भी इसका पॉजिटिव पोटेंशियल और इसका नेगेटिव पोटेंशियल इक्वल होगा और टोटल पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। तो पहले मुझे इनकी यहाँ से चार्ज से ये डिस्टेंस चाहिए होगा। ये इतना डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। तो मुझे Q1/R1 माइनस Q2/R2 इज इक्वल टू 0 इक्वेट करना है। मैं R1 तो लिख लूंगा, ये डिस्टेंस x² + y² है इज इक्वल टू Q2/R2। अब ये डिस्टेंस चाहिए, ये पूरा a है तो ये a माइनस x है और ये तो y है ही। इस ट्रायंगल में से जो R2 है वो है a माइनस x² + y²। इस चीज को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व इट एंड रीअरेंज। वो वाला पार्ट अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसको यहीं हम छोड़ दे रहे हैं। इसको रीअरेंज करने पे आप पाएंगे कि ये सर्किल की इक्वेशन ऑब्टेन हो रही है। इक्वेशन ऑफ सर्किल इज ऑब्टेन। Therefore, for 2-point charge system, of course, unlike locus of points of zero potential is a circle. हाँ अमरजोत बोलिए। सर माइक खोला है शायद से किसी ने। माइक क्लियर? सर माइक खोला है शायद से किसी ने। थोड़ा जोर से बोलो यार, सुनाई नहीं आ रहा पूरी बात। सर माइक ओपन है शायद किसी का। किसी स्टूडेंट का? यस सर। अब ठीक है? तो बस यही आपको याद रखना है, इसका लोकस सर्किल होता है। हमने इसको पिछली क्लास में पढ़ा था और ये बताया था कि वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन 2 पॉइंट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ऐसा पॉइंट जो जीरो पोटेंशियल का पॉइंट है, वो चार्जेस के लिए भी जैसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, पर सिंपल न्यूमेरिकल वो हैं जिनमें दिस सच ए पॉइंट लाइज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। ये छोटे पॉइंट, छोटे चार्ज के करीब ऑब्टेन होता है ऐसा पॉइंट जो मैग्नीट्यूड में छोटा है, उसके करीब ये पॉइंट ऑब्टेन होता है, उसके करीब ये ऑब्टेन होता है। और एक इंटरनल भी होगा, एक एक्सटर्नल भी होगा नेसेसरली। एक अंदर कोई पॉइंट मिलेगा, एक बाहर भी मिलेगा ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस नेसेसरली। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये थोड़ा एक स्टार देने लायक है। In a certain region, REGION,
In a certain region, intensity of electrical field is given by the equation. Intensity of the electrical field is given by the equation. ये where A is equal to 1000, मतलब फील्ड शायद x एक्सिस के अलाउंड है, तो A is equal to 1000 और एक यूनिट क्या होंगी, ये खुद ही वोल्ट पर मीटर है और एक x नीचे आ जाएगा 1000 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। फिर ये क्वेश्चन ही आपको देगा E is equal to AXI cap, where A is 1000 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, राइट। और ये फील्ड दिख रहा है आपको कि x एक्सिस के अलाउंड है, where x is the distance from origin, where x is the distance from origin, full stop. A and B are 2 points in the region. A and B are 2 points in the region along x-axis. Along x-axis at a distance of 10 centimeter and 20 centimeter respectively. At a distance of 10 centimeter and 20 centimeter respectively from the origin. From the origin along the x-axis. Along the x-axis. VA is equal to 200 volt. VA is equal to 200 volt. Find VB. Find VB. X origin से नापा है, एक पॉइंट A है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ओरिजिन से, एक पॉइंट B है 20 सेंटीमीटर के ओरिजिन पे डिस्टेंस से, A पे पोटेंशियल 200 वोल्ट दिया आपको, B पे निकालना है। तो पहले बताइए फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि उसमें x का टर्म आ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है फील्ड बढ़ रही है। पहले तो चलिए लिख दीजिए, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। As x increases, field increases. ये सोचना अभी हमारे इस न्यूमेरिकल के लिए जरूरी नहीं है, पर शायद प्रोबेबली फील्ड कुछ ऐसी दिख रही है। फील्ड इसेंशियली फील्ड x एक्सिस के अलाउंग है, इसेंशियली फील्ड x एक्सिस के अलाउंग है और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ कहीं पॉइंट A है और यहाँ कहीं पॉइंट B है। आपको क्या लगता है कि V का पोटेंशियल कम आएगा कि ज्यादा? ज्यादा। नो, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल तो आज भी गिरेगा, भले ही वहां फील्ड मोर स्ट्रांग हो गई है। लिख दीजिए साफ साफ, इवन फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स पोटेंशियल फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, उससे बड़ा कोई रूल नहीं है। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिर रहा है क्योंकि जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इसको क्रिएट कर रही है इस फील्ड को, अब आप उससे थोड़ा दूर जा रहे हो। बात तो वैलिड नहीं है, नहीं तो फिर इंटेंसिटी भी घटती। एनीवे, कुछ भी मत सोचो, रूल्स पे काम करो, रूल्स पे काम करो। तो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में भी गिरता है, ठीक है। खैर, अब मैं करूं क्या, इक्वेशंस क्या बनाऊं, बता दो कोई जल्दी से। इस इक्वेशन को बोर्ड पे लिख दूं, बता दीजिए जल्दी से। E equals integration of डेल्टा ADL. V equals to minus E integration of minus ADL। हाँ, उसकी कंप्लीट इक्वेशन बोलनी पड़ेगी क्योंकि A और B की बातें हो रही है ना। सब VA minus VB equals to integration of minus EDL and उसकी लिमिट्स में ऊपर A एंड नीचे B। हाँ हाँ हाँ, यही बस सबसे यही लिमिट्स में प्रॉब्लम आती है। बहुत बढ़िया, सही कहा आपने। ये काफी इंपॉर्टेंट है। VA minus VB is equal to minus integration of E, अब DL की जगह DX कह देता हूँ क्योंकि X एक्सिस के अलाउंग मूवमेंट हो रहा है और E भी X के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस्ड है, तो मैं DL की जगह DX कह देता हूँ। और अब ये उल्टा चलता है, ये B2A। जब आप B2A जाते हैं तो आप सिस्टम पे वर्क करते हैं और
और इधर इस तरफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। एनीवे बस यही है, वी ए ई लिख लेते हैं अभी तो इसे, माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस, नाउ ई हैज बीन गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ x माइनस 1000x dx फ्रॉम b to a। b to a मतलब चाहो तो आप इसे 20 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर लिख सकते हो। b जो पॉइंट है वो 20, उसका x 20 है, और जो a पॉइंट है उसका x 10 है। तो चलो आगे लिख देते हैं 200 माइनस वी बी इज इक्वल टू 1000 x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 1। हम कैलकुलेशन शायद एमकेएस का ही पसंद करेंगे। 200 माइनस वी बी इज इक्वल टू 500 into 0.1 square minus 0.2 square. 200 minus VB is equal to 500. ये वाला माइनस साइन मैंने मिस कर दिया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, into 0.01 minus 0.04. So 200 minus VB is equal to minus 500 into minus 0.03। ये दो जीरो से ये खत्म हो गया तो ये प्लस 15 हो गया। यहाँ टू प्लेसेस डेसिमल है, ये दो जीरो इन डेसिमल को खत्म करने के काम आ गए, ये प्लस 15 हो गया और वी बी हो गया 200 माइनस 15, आंसर आ गया 185 वोल्ट। बस उम्मीद तो यही थी कि जैसे जैसे हम फील्ड के अलॉन्ग प्रोग्रेस करेंगे पोटेंशियल गिरेगा, और ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखने में फॉर्मूला बड़ा लग रहा था, और आप देख रहे हैं कि जो मैथमेटिकल पार्ट है वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो मैथमेटिकल पार्ट है, फिर एक बार इक्वेशन सही बना ली और डिसीजन सही ले लिए, फिर ये अपनी ताकत बन जाते हैं। 2 3 4 सवालों में आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा, फिर डेफिनेटली यू विल लाइक इट ऑल द मोर देन द थ्योरी। न्यूमेरिकल्स जो है, एक बार इक्वेशन बना लें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए तो डेफिनेटली आप भी शायद उन्हें ज़्यादा एंजॉय करते ही हैं, और मार्क्स तो उन्हीं में ही हैं। क्वेश्चन से आप सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उनकी प्रैक्टिस होगी, उनका फोबिया कम होगा, तो ही केवल मार्क्स आएंगे। अपने इंटेलिजेंस को या अपनी मेहनत को अगर मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो एक ही रास्ता है उसका, न्यूमेरिकल्स। मेनली न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन। थ्योरी ज्यादा मत पढ़िए, रजिस्टर ज्यादा मत पढ़िए, क्वेश्चन ज्यादा करिए। क्वेश्चन ओरिएंटेड रिवीजन जब होगा तभी आप अपनी मेहनत को मार्क्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक और क्वेश्चन है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट x, पोटेंशियल एट अ पॉइंट x, ब्रैकेट में लिख दीजिए मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। पोटेंशियल एट अ पॉइंट x मेजर्ड इन माइक्रोमीटर, ये जो x है ये माइक्रोमीटर्स में है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट x ब्रैकेट में मेजर्ड इन माइक्रोमीटर इज गिवन बाय इक्वेशन। इसकी इक्वेशन है किसी पॉइंट x पर पोटेंशियल की यही इक्वेशन है, 20 upon x square minus 4 volts. Find E at x is equal to 4 micrometer in proper units. And mentioning proper direction. अगर ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके पास होगा तो वो यूनिट्स में भी खेल कर देगा और कभी डायरेक्शन में भी खेल कर देगा। आपको ई दिया है और ई निकालना है, और अभी लिमिट्स वाली कोई बात नहीं है, अभी लिमिट्स वाली बात नहीं है। क्या करेंगे आप लोग बताइए? माइनस डीवी बाय डीएक्स, माइनस डीवी बाय डीएक्स, माइनस dv by dx। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। E is equal to minus dv by dx. Proceed ahead. E is equal to minus dv by dx.
हो सकता है ये माइक्रोमीटर थोड़ा इरिटेट कर रहा हो और उसने एक्स ये माइक्रोमीटर में ही दिया है, जहां भी एक्स आएगा वो माइक्रोमीटर में ही आएगा, तो हम सिर्फ उसे 4 रखेंगे। एक्स अगर माइक्रोमीटर में है तो ये वोल्ट्स में है, तो ठीक है। ई है माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो दैट इज माइनस डी डी एक्स ऑफ 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर इस इक्वेशन में यहाँ y आ रहा होता ना तो मैं शायद dv बाई dy करता, अगर यहाँ z आ रहा होता ना तो मैं dv बाई dz करता, जो भी वेरिएबल ये हो जाएगा माइनस 20 ddx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 20, और फिर ये पावर नीचे लाऊंगा, फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं करूंगा, ये पावर जो भी है उसे और एक -1 करूंगा। अब ddx ऑफ ब्रैकेट की बारी है, अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनको डिफरेंशिएट करेंगे। पावर को नीचे उतारा, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी उसे एज इट इज कॉपी किया, जो पावर है उसमें -1 किया इनटू ddx ऑफ ब्रैकेट, राइट? तो दैट मेक्स इट 20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर -2, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 2x माइनस 0 हो गया, यानी इसका फॉर्मूला आ गया इंटेंसिटी का 40x, ये और ये मल्टीप्लाई हो गए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और अब मैं इसमें x को 4 पुट करने वाला हूं, सिर्फ 4, पुट x इज इक्वल टू 4। वो माइक्रोमीटर में ही है क्योंकि क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई किया गया था कि x हमेशा माइक्रोमीटर में रहेगा, तो आप इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, वो आएगा 40 इंटू 4 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो हो गया 40 इंटू 4 अपॉन 16 माइनस 4 12, 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12, पहले तो ये चला गया 4 3 जा, इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये 3 तो यहाँ का कॉपी हो गया, और इसको 4 से डिवाइड किया तो ये 3 हो गया, 4 3 12, 4 10 40, तो आंसर आ गया 10/9। और हाईलाइट करने के लिए हम इसे बोल रहे हैं प्लस 10/9। अब आप मुझे इसकी डायरेक्शन बता दीजिए और इसकी यूनिट बता दीजिए। डायरेक्शन तो यहाँ दिख ही रही है प्लस, और जरूर ये x का फंक्शन था, ये x डायरेक्शन में आई है, आंसर है 10/9 इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है? ये बातें जो सारे x एक्सिस के अलाउंग चल रही हैं, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है। अब इंटेंसिटी की यूनिट क्या है वो आपको बतानी है, वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर माइक्रोमीटर? सर माइक्रोमीटर। हाँ, x तो x माइक्रोमीटर में है तो dx भी माइक्रोमीटर में है। यहाँ से देखते हैं इसका आंसर है, कुल मिला के इसका फाइनल आंसर है प्लस 10/9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ऐसा हम फाइनल आंसर दे सकते हैं। यूनिट थोड़ा सा ध्यान देना है, x का यूनिट वोल्ट पर माइक्रोमीटर इन x डायरेक्शन। अमरशोध बोलिए। सर डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस पे नहीं होगी? यार हमने तो शुरुआत जब की थी तो अपने आप ही माइनस साइन लेके चले थे और कहीं हमने मिस नहीं किया। अब आंसर जो प्लस आ रहा है फिर हम उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि पोटेंशियल कहाँ गिर रहा है, पोटेंशियल कहाँ बढ़ रहा है, फील्ड कहाँ है, सोचेंगे तो जवाब मिल जाएगा। पर जितना ज़्यादा मैकेनिकल हो जा, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, आपको इस बारे में अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए कोई पॉइंट सामने रखना है तो बताइए कि आपको क्यों लग रहा है कि आंसर माइनस होना चाहिए। अमरजोत बताइए।
सॉल्व करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, हमने डेरिवेशन में यहाँ माइनस साइन लिया था और इसको कहीं भी इग्नोर नहीं किया, इसको यहाँ प्लस होते हुए देखा, अब अगर आंसर प्लस आ रहा है तो आंसर पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं पोटेंशियल गिर रहा है क्या? जैसे जैसे एक्स डायरेक्शन में आप जा रहे हैं अगर पोटेंशियल गिर रहा है, कम हो रहा है, तो फिर इंटेंसिटी प्लस एक्स डायरेक्शन में ही है। जैसे जैसे डिनोमिनेटर में बढ़ता जाएगा, ये v का फॉर्मूला था, ये v का फॉर्मूला था, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, मान लीजिए ये x स्क्वायर 4 से ज्यादा ही है, जनरल वैल्यूज कंसीडर करिए, जैसे जैसे ये x बढ़ता चला जाएगा डिनोमिनेटर कम होता जाएगा और पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। बेहतर है भाई थ्योरी से ना ही सोचें, थ्योरी से ना ही सोचें, मिक्सअप या तो पूरा थ्योरी से ही सोच लें या पूरा मैथमेटिक्स से ही सोच लें, उन्हें मिक्सअप ना करें, वो दिक्कत दे सकता है। और ज़्यादा जो क्लियर, जो ज़्यादा बेटर मेथड है हमेशा वो आप जानते हैं, जो कैलकुलेशन से, और मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं हो सकती, थ्योरी तो गलत हो सकती है क्योंकि सोचने में हो सकता है हम एक आध पॉइंट ओमिट कर रहे हो, कुछ मिस कर रहे हो शायद, पर कैलकुलेशन से बड़ा सच कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलती और कभी गलत नहीं होती, और एक्सेप्ट केवल वही आंसर होता है एग्जाम में जो मैथमेटिकली आ रहा। इसलिए अगर कैलकुलेशन से आंसर पॉजिटिव आया है मतलब पॉजिटिव, बात खत्म। आगे लिखिए, अगली लाइन लिखिए। एक और क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज गिवन बाय, electric potential at a point is given by V is equal to minus 5x plus 3y plus root 15z. V is equal to minus 5x plus 3y plus root 15z. ये वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है। Find the magnitude of E. Find the magnitude of E at a point 3 minus 8 minus 10. इस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। Find the value of E. E निकालना है, E निकालना है। एक पॉइंट दिया है, x, y और z दिए हुए हैं, x, y और z दिए हुए हैं, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है आपको। ऐसा मत कीजिएगा कि अभी शुरू में ही ये वैल्यूज डाल दीजिए और फिर dv by dx वगैरह निकाल दीजिए। जो पॉइंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है ना, वो एकदम लास्ट स्टेप में करनी पड़ती है। इसे वेरिएबल बना के तो रखिए अंत तक, शुरू में ही वैल्यूज डाल देंगे तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो फिर डिफरेंशिएट इंटीग्रेट क्या करेंगे, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो क्या करेंगे, तो जो वैल्यूज आप पुट करते हैं कभी, वो एकदम एंड में करनी चाहिए आपको, पूरी कैलकुलेशंस के बाद। ठीक है, अभी सबसे पहली बात तो ये नहीं समझ में आ रही कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं, मैं dv by dx निकालूं या dv by dy निकालूं या dv by dz निकालूं? सर तीनों अलग अलग। हाँ शाबाश, वेरी गुड। तीनों अलग अलग निकालते हैं उसे, और मैथमेटिकली आप जानते हैं क्या बोलते हैं उस ऑपरेशन को, पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलिए हम इस बारे में बात कर लेते हैं आपसे। पहले तो ये लिख दीजिए कि इट रिप्रेजेंट्स अ 3D फील्ड, ये 3 डायमेंशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज v इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z। v is a function of x, y, z. A component of a component of E is present in all the directions. A component of E is present in all the directions. अगर v की इक्वेशन खाली y के टर्म्स में दी जाएगी ना और E निकालना होगा ना, तो हम माइनस dv by dy करेंगे। अगर E की इक्वेशन खाली z के टर्म्स में दी जाएगी ना और E निकालना होगा, हम माइनस dv by dz करेंगे।
अभी तो v की इक्वेशन x के टर्म्स में भी है, y के टर्म्स में भी है, z के भी टर्म्स में है। ऐसे में हम लोग डेल ऑपरेटर यूज करते हैं, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, जो उल्टा ट्रायंगल है, डेल ऑपरेटर। और e को बोलते हैं माइनस डेल v। डेल उल्टा ट्रायंगल बनाना है, ये ग्रेड v। और ग्रेड या जो ग्रेडियंट है, मैथमेटिकल टर्म उसका ग्रेड है, उसका मतलब ये होता है डेल x i कैप प्लस डेल ऑफ डेल y j कैप प्लस डेल ऑफ डेल z k कैप। मतलब यहाँ वो फंक्शन आएगा, यहाँ कोई फंक्शन आएगा एकदम चिपका, ये गैप रखना i कैप और इसमें गैप रखना, इसको उल्टा ऐसा लिख लेते हैं i कैप डेल x प्लस j कैप प्लस j कैप डेल ऑफ डेल y प्लस k कैप डेल ऑफ डेल z। d नहीं लिख रहा है, डेल लिख रहा है। इसकी जो e है, जो कि माइनस ग्रेड v है, इसमें मैं माइनस साइन भी लगा देता हूँ और v भी लगा देता हूँ, माइनस बाहर ले लेता हूँ, माइनस बाहर ले लेता हूँ। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डेल v बाय डेल x i कैप प्लस डेल v बाय डेल y j कैप प्लस डेल v बाय डेल z a कैप। फोर्स फील्ड, वर्क की एक्सप्रेशन, वर्क और एनर्जी इस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। हल्का सा इन्हें थोड़ा सा एडवांस माना जाता है, हालांकि हल्का सा एडवांस माना जाता है डेल ऑपरेटर को, पर है बड़ा आसान। एक बार इसकी आदत लग गई ये सब देखने की, आप इनके लिए मेंटली प्रिपेयर हो गए और आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये मेरे को करना है, तो फिर ये बहुत ज्यादा आसान है। इसको पूरा ddx नहीं लिखा, डेल डेल x लिखा, ddx नहीं लिखा, डेल डेल x लिखा। और डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है तुम इस बेसिक फंक्शन को x से डिफरेंशिएट करो और y और z को उस समय कांस्टेंट्स मानो। ये लिख दीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन in performing partial differentiation with respect to x, in performing partial differentiation with respect to x, comma, y and z are considered to be constant. Y and z are considered to be constant. Only x is considered to be variable. Only x is considered to be variable. हमारे सामने ये प्रॉब्लम थी कि अगर ये खाली ex मांग रहा होता तो मैं इसे x से डिफरेंशिएट कर देता, खाली ey मांग रहा होता तो मैं y से डिफरेंशिएट कर देता, खाली ez मांग रहा होता तो मैं z से डिफरेंशिएट कर देता। अब क्या करूं, बारी बारी से करो। एक बार x से डिफरेंशिएट करो, इस पूरे को कांस्टेंट ट्रीट करो, एक बार y से डिफरेंशिएट करो, इस पूरे को कांस्टेंट ट्रीट करो बाकियों को, और एक बार z से डिफरेंशिएट करो, इन दोनों को कांस्टेंट ट्रीट करो। डिफरेंशिएशन तो तुम्हें अब 3 बार करना ही पड़ेगा, और वो बड़ा आसान है क्योंकि आप बाकी टर्म्स को कांस्टेंट ले रहे हैं। इसमें दिखने में कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। दिखने में ऐसा लगेगा कि यार ये कहाँ थोड़ा सा है, ज्यादा एडवांस दिख रहा है, पर ये कभी भी लेंथी नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद आपको इनमें मजा आने लगेगा। यार ई को देखते हैं तो वह है माइनस, और अब मैं डायरेक्ट स्टेप्स ही लिख देता हूँ। इसको मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इस वाले माइनस को, ये है माइनस, चलो एक बार इक्वेशन लिख लेता हूँ, माइनस डेल डेल x ऑफ 5x, ये वाला माइनस में बाहर ले, प्लस 3 डेल y ऑफ y, और इसी तरह ये b को b से डिफरेंशिएट करना है, सॉरी, ये इनके अलग अलग टर्म से निकाल लेते हैं। ex निकाल लेते हैं, ex है माइनस डेल डेल x ऑफ v, इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर
जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बच जाएगा, ये कांस्टेंट्स है, ये कांस्टेंट्स है, इसमें कोई x का टर्म नहीं है, ये जीरो हो जाएगा, इसमें कोई x का टर्म नहीं है, जीरो हो जाएगा। जो ex आएगा इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा x से तो आएगा -5, बस इतना सही। अगर यहाँ x का कोई टर्म होता, पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया x से तो -5 बचा, अभी यहाँ सब पूरा कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, और ये भी कांस्टेंट है तो ये जीरो हो गया। अगर यहाँ कोई x का टर्म होता x स्क्वायर वगैरह तो वो मैं करता, चलो √15 2x z टाइप हो जाता। अभी तो सिंपल सवाल है, आसान सवाल है। अब मैं e का y कंपोनेंट निकाल रहा हूँ तो मैं माइनस डेल y ऑफ v कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को y से डिफरेंशिएट करना, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0। और इसी तरह मैं e का z कंपोनेंट निकाल रहा हूँ, वो माइनस डेल z ऑफ v है, इसे z से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यहाँ z का टर्म नहीं है इसलिए 0, यहाँ z का टर्म नहीं है इसलिए 0, और ये √15। अगर यहाँ z का टर्म होता तो मैं उसको डिफरेंशिएशन यहाँ लिखता। अभी तो बहुत आसान है, आप शायद वेक्टर e को फाइनली ऐसा लिख सकते हैं, EXi कैप प्लस EY j कैप प्लस EZ k कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो जाएगा EXi कैप यानी -5i कैप प्लस EY यानी 3j कैप प्लस EZ यानी √15 k कैप। ये इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इंटेंसिटी हैज बीन रिटन एज अ 3D वेक्टर। मैंने पहले पूरी इक्वेशन को x से डिफरेंशिएट किया, उस समय y और z को कांस्टेंट ट्रीट किया, फिर पूरी इक्वेशन को y से डिफरेंशिएट किया, उस समय x और z के टर्म्स को कांस्टेंट ट्रीट किया, फिर पूरी इक्वेशन को z से डिफरेंशिएट किया, उस समय x और y को कांस्टेंट ट्रीट किया। इस तरह मैंने ex ey और ez निकाला। अब ये क्योंकि x डायरेक्शन में इसलिए मैंने इस पे i कैप चिपका दिया, ये क्योंकि y डायरेक्शन में इसलिए मैंने इस पे j कैप चिपका दिया डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि ये z डायरेक्शन में इसलिए मैंने इस पे k कैप चिपका दिया डायरेक्शन बताने के। अब मुझे इंटेंसिटी, अब इसमें क्या x y z के टर्म्स तो आ ही नहीं रहे। अगर ये मान लीजिए x स्क्वायर होता तो यहाँ 10x का टर्म बच जाता, यहाँ भी एक x आता, या इसमें y के साथ z स्क्वायर होता, और जब मैं इसे z से डिफरेंशिएट कर रहा था तो 3y का 2z का टर्म यहाँ आता। अभी तो यहाँ फॉर्चुनेटली ये खाली x कंपोनेंट में वेरिएशन है, ये y डायरेक्शन में वेरिएशन है, z डायरेक्शन में वेरिएशन है। अगर यहाँ xy का टर्म आता, या y स्क्वायर z का टर्म आता, या z स्क्वायर x का टर्म आता, तो यहाँ भी x y z बचते। अभी वो x y z नहीं बच रहे हैं। इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि E कांस्टेंट फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड की बात हो रही है साहब। तो आप कोई भी पॉइंट दे दो, पूरी स्पेस में फील्ड यूनिफॉर्म है, और अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ E चाहिए तो √-5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर ले लेंगे, और ये हो जाएगा √25 प्लस 9 प्लस 15, ये 49 हो गया, √49, आंसर आ गया 7। सर इंटेंसिटी है माइनस सर साइन माइनस, हाँ माइनस लगाओ। ई जो आया है अपना, तो वो माइनस dv/dx होगा। हाँ सर, वो मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा मैं, वेक्टर फॉर्म में जो ई है वो माइनस dv/dx होगा। यार अच्छा, तो हमने माइनस लगाया तो है, माइनस dv/dx। अच्छा ये माइनस, हाँ ये माइनस है, और या उसके बाद अंदर एक और माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस है माइनस हो जाएंगे, और ये तो ठीक ही आएगा। अच्छा यहाँ -3 आएगा, यहाँ -3 आएगा, और इसी तरह ये वाला माइनस मिस हो गया, ये वाले माइनस की वजह से आंसर फाइनली √-15 आ जाएगा। सही बात है, तो फाइनली हो जाएगा +5i कैप -3j कैप, और ये -√15k कैप। तो फिर फाइनल आंसर तो ठीक ही है, स्क्वायर करने की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर यही आ जाएगा। हाँ ई की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ये वाले माइनस सारे मिस हो गए,
इनकी और स्टेप्स तोड़ के करने चाहिए। डायरेक्ट स्टेप्स जब हम लगाने की कोशिश करते हैं, एक दो स्टेप बढ़ाने की, तो प्रॉब्लम हो जाती है। स्टेप्स हमेशा हमें ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए, ठीक है। आप तो क्या करिए, v की इक्वेशन को एक बार x से डिफरेंशिएट करिए, उस समय y और z को कांस्टेंट ट्रीट रखिए, हर टर्म को x से डिफरेंशिएट करिए, इसको भी x से डिफरेंशिएट करिए, इसको भी हर टर्म को x से डिफरेंशिएट करिए, और ये माइनस का भी ध्यान रखिए। फिर हर टर्म को y से डिफरेंशिएट करिए, इसको भी y से, इसको भी y से, इसको भी y से, पर सिर्फ y को वेरिएबल मानना है, इस समय x और z को कांस्टेंट मानना है। फिर हर टर्म को z से डिफरेंशिएट करिए, तो z को वेरिएबल मानिए, वो तो यहाँ z आ नहीं रहा था तो ये 0 हो गया। अगर यहाँ z आ रहा होता कोई टर्म z का, तो वाला टर्म भी यहाँ बचता, और क्या ये माइनस साइन मिस ना हो जाए, उसका आप ध्यान रखें। अच्छा है, जितनी गलती हो उतना और अलर्ट हो जाएंगे आप। और वेक्टर ई की ये इक्वेशन है, और जो मैग्नीट्यूड उसने पूछा था वो ये है, ठीक है। ऑलराइट, ऐसा अगला ही क्वेश्चन हम और कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस r, variation of potential with distance r from a fixed point is as shown below. Full stop. Find E at r is equal to 5 meter. Find E at r is equal to 5 मीटर। Vx ग्राफ दे दिया इसने, V और R में ग्राफ दे दिया। ये वोल्टेज इन वोल्ट्स है और ये डिस्टेंस इन मीटर्स है। वोल्टेज इन वोल्ट्स है और ये डिस्टेंस इन मीटर्स है। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये 0 है, ये 2 है, मतलब ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। यहीं पर वो पोटेंशियल निकालने की बात कर रहा है, ये 6 है मीटर्स में। ये -3 है और ये -6 है। ये वोल्टेज है, वोल्ट्स में ये वोल्टेज दिया है और ये आप दिया मीटर्स में। अब ये जो पॉइंट P है, जहाँ पे R 5 मीटर है, आपको यहाँ इंटेंसिटी निकालनी है। अभी तक भी मैं यही कर रहा था, वो V की इक्वेशन देता था, आज उसने V का ग्राफ दे दिया। अगर V की इक्वेशन दी होती तो मैं dv/dx कर देता। अगर V की इक्वेशन दी होती तो मैं कुछ dv/dx करता, या dv/dy करता, या dv/dz करता, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेता। अभी यहां पर ग्राफ दे दिया, तो अब तो सीधे से निकल आएगा। मेरे ख्याल से ये आंसर दिख रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है आंसर। कितना आंसर है बताइए? 3/5। जोर से बोलिए, लाउडली। -4.5 -4.5। चलिए ठीक है, मैं सॉल्व +3 हाँ, +3 volts per meter। कितना वोल्ट पर मीटर? सब +3। अच्छा चलिए ठीक है, अब आप छोड़ दीजिए, मेरी बात सुनिए, तो चेक सॉल्व करना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यही है कि V की ऐसा लिख दीजिए पहले तो कि we have not been given equation of V. We have not been given equation of V in terms of x. Otherwise
we would have calculated it by the equation. We would have calculated it by the equation E is equal to minus dV by dx. We would have calculated it by the equation E is equal to minus dV by dx. ठीक है, हमें v की इक्वेशन अगर x के टर्म्स में दी होती तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। v की इक्वेशन y के टर्म में दी होती तो हम dv by dy करते थे, और v की इक्वेशन अकेले अगर z के टर्म में दी होती तो dv by dz करते थे। अगर v की इक्वेशन को x y z तीनों के टर्म्स में देता तो भी मैं कर लेता पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे फिर दिमाग में पहले आएगा तो यही e is equal to minus dv by dx, ये लिख दीजिए, और फिर एक बात लिख दीजिए, नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ vx ग्राफ, नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ v डैश x ग्राफ गिव्स इंटेंसिटी। ये तो स्लोप होता है ना, नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ द vx ग्राफ गिव्स इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, तो इस समय मैसेज मिल रहा है कि करना क्या है। अब मेरे को लिख दीजिए, therefore we have to determine slope at point P. We have to determine slope at point P. और स्लोप निकालना आपके लिए पॉसिबल, ये डिफरेंशिएशन के लॉज आप नहीं लगा सकते, आप डिफरेंशिएशन के लॉज नहीं लगा सकते क्योंकि v की इक्वेशन x के टर्म्स में नहीं दी गई है। तो अब क्या करिएगा आप, डिफरेंशिएशन के लॉज तो नहीं लगा सकते, पर मेरे ख्याल से हम अब इसे ऐसा लिख सकते हैं माइनस d2 माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा x, ये कर सकते हैं। d है छोटा चेंज, डेल्टा है बड़ा चेंज। जब v की इक्वेशन x के टर्म्स में दी होती तो मैं डिफरेंशिएशन के लॉज लगा लेता, अब नहीं दिया तो मैं d को डेल्टा v मान लूंगा और dx को डेल्टा x मान लूंगा, बड़ा चेंज मान लूंगा, और उसका डेटा मेरे पास है। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा लिख लीजिए। वार्निंग ये है कि आप e को कभी माइनस v बाई डी बिल्कुल मत कहना। यूनिट निकालने के अलावा इसका कोई काम नहीं है, वोल्ट पर मीटर। यूनिफॉर्म फील्ड में हमने इसको बोल भी लिया था माइनस ईडी। यूनिफॉर्म फील्ड में ये कभी कभी चल जाता है और ये आसान पड़ता है तो हमारा दिमाग यहीं जाता है, और ये डेंजर है। मैं जो आपसे गलती एक्सपेक्ट कर रहा था वो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप यहाँ बोलते माइनस 3/5 v बाई डी, वो आपने नहीं किया, अच्छी बात है। ये फॉर्मूला मत लगाना, या तो ये लगाना तब जब v की इक्वेशन दी हो x के टर्म्स में और आप डिफरेंशिएशन के रूल्स लगा सकते हो तो ये लगाइएगा, और आसपास का डेटा आपके पास हो, तो आप ये लगाइएगा, ये बिल्कुल मत लगाइएगा। इसको आपको लिखना है, इसको अवॉइड करना है। खाली यूनिफॉर्म फील्ड में आप इसे लगा सकते हैं, और हमें क्या पता हम क्यों दिमाग लगाएं कि फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है। हम तो ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, ये यूनिफॉर्म के लिए भी वैलिड है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी वैलिड है, तो ये लगा दिया करेंगे, ये बेस्ट है। अब मेरा ये कहना है कि मुझे सबसे अगर क्वेश्चन में मुझे जानकारी दी गई है, पॉइंट पी के आसपास दो पॉइंट्स हैं जिनका मुझे v भी पता है, जिनका मुझे x भी पता है, तो फिर तो मैं यही काम करूंगा, फिर तो मैं ये करूंगा भी नहीं। ऐसे ही लिख दीजिए, टू डिटरमिन स्लोप एट पॉइंट P, ब्रैकेट में when laws of differentiation cannot be applied, फिर तो स्लोप निकालना है तो कायदे से आप एक ट्रायंगल वापस बनाएंगे, और tan थीटा निकालेंगे। पर खैर हम आगे लिख रहे हैं कि think of two points near P for which the information of v and x is available, for which the information
of V and X is available, जिसके लिए V और X की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सोचिए। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ Q और इस पॉइंट को R, ऐसा डायग्राम में दिखा दीजिए। हम भी ये दो पॉइंट मान ले रहे हैं और अब E हो जाएगा, इस पॉइंट को मैं और O कह देता हूँ, क्लियर ओरिजिन को। E हो जाएगा माइनस, E एट P निकालना है ना, माइनस, तो देखिए V R माइनस V Q, V2 माइनस V1 है ना, अपॉन क्लियरली O R माइनस O Q, मतलब यहाँ पे x एक्सिस के अराउंड डिस्टेंस चाहिए इनका, मुझे x एक्सिस के अराउंड डिस्टेंस चाहिए। V2 माइनस V1 अपॉन X2 माइनस X1, इनको केयरफुली फॉलो करना चाहिए, केयरफुली फॉलो करना चाहिए। V2 माइनस V1 अपॉन X2 माइनस X1, ये जो पॉइंट, ये जो OQ से मेरा मतलब ये वाला डिस्टेंस नहीं है, OQ से मेरा मतलब यहीं पर है, x एक्सिस के अराउंड OQ की वैल्यू। तो R पे जो वोल्टेज है वो तो है 0 और Q पे जो वोल्टेज है वो है -6, Q पे वोल्टेज है -6 upon OR is 6 minus OQ is 4, so that makes it -6 by 2, -6 by 2, so that makes it -3 volt per meter। ये आंसर -3 वोल्ट पर मीटर, इसका सही जवाब है। ये वोल्ट में था और ये मीटर में था, ये इसका आंसर है। कोई डिस्कशन हो तो बताइए। पूरी वैरायटी हमारे सामने है, या तो E माइनस डी वी बाई डी एक्स कहेगा या E माइनस डी वी बाई डी वाई से निकल। अगर वोल्टेज की इक्वेशन x के टर्म्स में दे दी, अगर वोल्टेज की इक्वेशन x के टर्म्स में दे दी तो माइनस डी वी बाई डी वाई करिए। अगर वोल्टेज की इक्वेशन y के टर्म्स में दे दी तो E है माइनस डी वी बाई डी वाई। अगर वोल्टेज की इक्वेशन z के टर्म्स में दे दी तो E है माइनस डी वी बाई डी जेड। अगर वोल्टेज की इक्वेशन x और y बस दो वेरिएबल्स हैं उसमें, तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, एक बार Ex निकालूंगा, एक बार Ey निकालूंगा। जब मैं Ex निकालूंगा तो मैं y को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, और जब मैं Ey निकालूंगा तो मैं x को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। फिर Ex I क्या प्लस Ey j क्या लिख लूं। तो फाइनली एक ऐसा सवाल था जहां v की इक्वेशन x के टर्म्स में दी नहीं थी, जहां हम डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकते थे पर डेल्टा v बाय डेल्टा x कर सकते थे, dv बाय dx नहीं कर सकते थे, डेल्टा v बाय डेल्टा x तो कर सकते थे। थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है, बस ये बढ़िया हो गया आंसर, राइट। इसी में मैं आपसे कोई पूछ लेता हूं, चलिए ये पॉइंट T है, पॉइंट T पे इंटेंसिटी बताइए। पार्ट डी है सवाल का, पॉइंट T पे इंटेंसिटी बताइए जी किंजल। 0 सही है, T पे इंटेंसिटी उसके आसपास, T के आसपास, फिर से वही बात है कि ग्राफ दिया है, इक्वेशन तो दी नहीं। अगर इक्वेशन दी होती तो मजा आ जाता, अगर इक्वेशन दी होती तो मजा आ जाता, मैं dv by dx कर देता। अगर इक्वेशन v की x y z तीनों में होती तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लेता, पर यहाँ ग्राफ दिया है, यहाँ ग्राफ दिया है और इसके आसपास फिर मैं ऐसे दो पॉइंट ढूंढता हूं जिनकी की जानकारी प्राप्त हो, और इन पॉइंट्स पे तो वोल्टेज सेम है, v2 माइनस v1 0 है तो इंटेंसिटी 0 है। इन सारे पॉइंट पे S T Q के हर पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 है, लिख दीजिए। At every point on the portion S T Q, intensity is 0 because slope of Vx graph is 0, VR graph is 0। इसके हर पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 है क्योंकि VR ग्राफ का स्लोप 0 है। हमें तो ये याद रखना है कि अगर किसी रीजन में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, बाद में बहुत काम आएगा, अगर किसी रीजन में पोटेंशियल फॉल नहीं हो रहा तो वहां फील्ड है ही नहीं, क्योंकि अगर फील्ड है तो फील्ड की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल गिरेगा ही गिरेगा ना। तो आप सब लिख दीजिए, इफ इन अ रीजन
potential is constant. ये important है, 3 स्टार दे दीजिए. If in a region potential is constant, if in a region potential is constant, E does not exist in that region. E does not exist in that region. उस region में E exist नहीं करती. Otherwise, in the direction of E, potential will definitely fall. In the direction of E, potential will definitely fall. ये लाइन बड़ी काम की लाइन है, बल्कि और 5 स्टार दे दीजिए आप उसको, जहां आपने 3 स्टार दिए हैं, कि अगर वो देख रहा है किसी रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है, अगर किसी रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहां E 0 है. ये बात आपको रेडियली क्लिक करनी चाहिए. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन है. ये चार्ज रिंग है, इसके ऊपर चार्ज Q है, तो रेडियस R है. ये चार्ज रिंग है और ये एंगल 30 डिग्री दिया है. बस इस पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना है. R के टर्म्स में चार्ज रिंग है, चार्ज Q है उसके ऊपर, और कुछ नहीं बोला है तो हम हमेशा मानेंगे कि चार्ज, लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, we will always assume that the charge has been distributed uniformly on the ring. ये हमेशा मानेंगे. अगर कुछ नहीं बोला है तो we will always assume that the charge has been distributed uniformly along the ring. अगर ये डिस्टेंस d है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता था KQ/D. KQ/2R. नहीं, 2R तो ठीक नहीं है. हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए और परपेंडिकुलर दिया है. हाँ ठीक है, ओके, ऑलराइट, दैट्स राइट. हमें इसका डेरिवेशन एक बार याद दिला दूं. इस सारा का सारा चार्ज यहाँ बैठा है और यहाँ पोटेंशियल चाहिए, तो चार्ज की लोकेशन से इस पॉइंट का डिस्टेंस d है. चार्ज की लोकेशन से इस पॉइंट का डिस्टेंस d है, तो इस dq के कारण यहाँ पोटेंशियल KQ/D आया था, और बस फिर टोटल चार्ज ले लिया था. तो लिख दीजिए, लिखिए सॉल्यूशन में कि we know perpendicular and have to find the hypotenuse. परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज चाहिए, so apply sin theta. Sin 30 is equal to perpendicular upon hypotenuse. D is equal to R upon sin 30. D is equal to R upon 1/2. B is equal to 2R. और हाँ, V is equal to capital V. Capital V is equal to KQ upon small d की जगह 2R. ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश. 2R इसका सही जवाब. परपेंडिकुलर हमें दिया है और हाइपोटेन्यूज चाहिए और एंगल 30 डिग्री है. बस यहाँ KQ/R है और बाद में आंसर उससे तो कम ही आएगा. आंसर KQ/R से तो कम ही आएगा क्योंकि सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम रहता है. ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं. ये एक्सियल पॉइंट पोटेंशियल विल ऑलवेज बी लेस देन KQ/R. एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल, सेंटर पे जो पोटेंशियल था KQ/R, उससे तो कम ही आएगा. ऑलराइट, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से लिखिए, सेम क्वेश्चन फिर से लिखिए. अ चार्ज रिंग of radius R, a charge ring of radius R has been given a linear charge density of minus lambda. A linear charge density of minus lambda. It is kept in xy plane. Kept in xy plane with center at origin. With center at origin. Kept in xy plane with center at origin. Full stop. Find the magnitude and the direction of E at point. Find the magnitude and the direction of E at point
0, minus z, magnitude and direction of E at this point. इंटेंसिटी चाहिए, अब पोटेंशियल नहीं चाहिए। पहले तो ये ध्यान दे लें कि मांगा क्या है। फिर Q के टर्म्स में बातें हो रही हैं कि लैम्डा के टर्म्स में बातें हो रही है, ये ध्यान दे लीजिए। ये मे बी XY प्लेन है, ये ओरिजिन है, इधर X एक्सिस है, इधर Y एक्सिस है, मे बी ये Z एक्सिस है, और इसका x भी 0 है, y भी 0 है, और पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट भी है जहां मुझे इंटेंसिटी चाहिए, और ये माइनस लैम्डा दिया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जिस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी चाहिए वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखिए, और इस पॉजिटिव पे फोर्स कहाँ लगेगा वो आपको देखना है। फोर्स तो यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा फोर्स? जो फोर्स है वो तो डेफिनेटली Q ही होता है। या तो खाली इंटेंसिटी चाहिए। इसकी फील्ड, ये चार्ज रिंग की फील्ड किस डायरेक्शन में होती है? रिंग के तरफ, इधर कहीं जाएगा या एक्सिस के अलोंग जाएगा? Along axis. एक्सिस के अलोंग होगा। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स यहाँ लगेगा, तो फील्ड जो है ना मेरे ख्याल से प्लस जे कैप में है, प्लस के कैप में। जो फील्ड की डायरेक्शन है लिख दीजिए, the field is along the axis। मेरी बात यही थी बस मेरे लिए, field is along the axis। अब ये पॉइंट मैंने यहां लिया है, पॉइंट माइनस z पे है, और ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, लिख दीजिए प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P, प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। बस, this unit charge will be attracted towards the ring। This unit charge will be attracted towards the ring। इसलिए E की इंटेंसिटी तो मुझे पता पड़ गई। E is directed along plus z axis। E is directed along plus z axis। और E मेरे ख्याल से है कुछ Q x अपन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 हम लोग बोला करते थे। अभी पता नहीं क्या क्या चेंज आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा? Q की जगह लैम्डा इनटू 2 पाई r, x की जगह z, फिर r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 3/2 k कैप। आई थिंक दिस इज द आंसर। एक्शियल पॉइंट पे इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला था, इसमें Q को लिख दीजिए चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, जिस लेंथ पे चार्ज स्प्रेड किया गया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, जिस लेंथ पे चार्ज स्प्रेड किया गया है। ये मिस हो जाता है अक्सर, चिंता इसकी है, ये मिस हो जाता है। बाकी तो ये डिनोमिनेटर में गलती नहीं होती। वार्निंग लिख दीजिए, डू नॉट मिस आउट द x और z इन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में x या z मिस आउट हो जाता है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, कोई डिस्कशन है तो बताइए। प्लस x एक्सिस प्लस y एक्सिस प्लस z एक्सिस, जो पॉइंट है उसका x भी 0 है, y भी 0 है, वो माइनस z पे है। यहाँ मैं यूनिट पॉजिटिव लाके रखा, फील्ड एक्सिस के अलाउंग होती है, तो इस पे प्लस k कैप के अलाउंग है, और इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। q है चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू वो लेंथ जिसके ऊपर ये चार्ज स्प्रेड किया गया है। बाकी सारी बातें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव अहेड। लिखिए क्वेश्चन, a particle of mass m, a particle of mass m and charge minus q, a particle of mass m, small m लिख दीजिए मास को,
and charge minus q, q भी छोटा, charge minus q is constrained to move along the axis of a ring, of radius a, along the axis of a ring of radius a, छोटा a, ठीक है। मास मैंने बोला है m, चार्ज मैंने शायद माइनस क्यू बोला है, और रेडियस a बोला है। तो a को आप हल्का सा भी ऐसा ये वाली लाइन बड़ी कर दोगे तो q से कंफ्यूज हो जाओगे। केयरफुली ये a आपका a जैसा ही दिखे हर जगह, a कब q बन जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। ऑलराइट, फुल स्टॉप लगा दीजिए रेडियस a के बाद। रिंग कैरीज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, ring carries uniform charge density plus lambda along the circumference, full stop. Initially the particle is at the center of the ring. यहाँ फोर्स कितना होगा? 0. लिख दीजिए, कॉमा लगा के लिख दीजिए, where the force on it is 0. रिंग के सेंटर पे फील्ड 0 होती है तो फोर्स 0 होगा, where the force on it is 0, full stop. फिर आगे कह रहा है find the time period of oscillations of the particle, when it is displaced slightly from its equilibrium position. इसका सेंटर पे जब ये सेंटर पे था तो इस पे नेट फोर्स 0 था। जब ये सेंटर पे था तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। यहाँ देखते हैं या यहाँ देखते हैं, चार्ज शायद इस पे प्लस लैम्डा है, और वो जो यहाँ सेंटर पे मैंने चार्ज दिखाया वो माइनस क्यू है, ठीक है ना। अगर ये प्लस लैम्डा है तो इधर इसकी फील्ड ऐसी है और इधर इसकी फील्ड ऐसी है, एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर मैं इसको पहले तो मुझे यही सोचना है कि वो जो चार्ज माइनस क्यू सेंटर पे रखा था ना, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। वो स्टेबल में होगा तभी तो टाइम पीरियड की बातें हो रही हैं, तभी ऑसिलेशन हो रहा है। अनस्टेबल वाले को मैं छोड़ देता तो वो तो भाग जाता इन्फिनिटी पे। यहाँ माइनस क्यू वाले को जैसे ही मैं यहाँ लाऊंगा ना तो फील्ड उधर है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लगेगा। जैसे ही मैं उसे यहाँ लाऊंगा ना फोर्स इधर लगेगा, या मैं उसे इधर ले जाऊंगा ना तो फोर्स इधर लगेगा। ये पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में था ऑब्वियसली, तभी इसके एसएचएम की बातें हो रही हैं। लिख दीजिए द पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल जो है वो जो माइनस क्यू वाला पार्टिकल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ऑलवेज टेंड्स टू कम बैक टू द सेंटर। इसको आप कहीं भी ले जाके छोड़ दो, ये सेंटर पे ही आने की कोशिश करता है। ये डिस्टेंस में ऐसे x मान लेता हूं, इसको उसने a दिया है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में x को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है। फोर्स तो आप जानते हैं यहाँ लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। फील्ड आपने यहाँ बना लिया था, फील्ड यहाँ है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स यहाँ लगेगा। तो x के अगेंस्ट है तो मैं फोर्स को नेगेटिव कहने वाला हूँ। तो फोर्स है कितना? फिर वो अपने फोर्स है q ही, और q खुद ही माइनस q था, और जो इंटेंसिटी है वो है k इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई a kqx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। अपने आप ये नेगेटिव आ गया, अच्छी बात है। रीअरेंज इट इन द फॉर्म क्या? बोलो। Minus kx. minus kx. Rearrange it in the form x to minus kx। जो फील्ड पैदा की है वो इस रिंग ने पैदा की है। इसका फॉर्मूला है kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। q जो हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑन व्हिच द चार्ज हैज बीन स्प्रेड। ये सारी बातें बढ़िया हो गई। अब उसने शायद मुझे कहा है कि क्या करूं मैं अगला स्टेप, x is much less than a,
क्योंकि थोड़े स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात उसने की है। डिस्प्लेस स्लाइटली बोला है, स्लाइटली को आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके अलावा खैर सवाल आ भी नहीं सकता। x इज मच लेस देन a, तो मैं x को कहां न्यूमरेटर में 0 डालूं कि डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट कर सकता हूं। यहाँ ये नेग्लिजिबल हो भी तो भी उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बड़ी सी चीज में मैं इसको ऐड करूं या ना करूं फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख दीजिए नेग्लेक्टिंग x इन द डिनोमिनेटर। x को हम डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये फोर्स हो जाएगा माइनस k फिर स्मॉल q फिर लैम्डा इंटू 2 बाई a अपॉन x और नीचे ये खत्म हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाएगा। ये f का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस k q इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई a इंटू x अपॉन a क्यूब। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अब ये a और a क्यूब भी थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा। f का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस k इंटू क्यूब इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई अपॉन a स्क्वायर इंटू x। ये फाइनल इक्वेशन आ गई हमारी। डिस्प्लेस्ड पोजीशन में फोर्स की इक्वेशन लिखी है और हो सके तो उसे माइनस के एक्स के रूप में रिअरेंज करिए। यही की है जब भी वर्ड एसएचएम आता है तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन में फोर्स की इक्वेशन लिखी है और शायद कुछ अप्रोक्सीमेशंस करिए। उसके बाद एफ उस डिस्प्लेस्ड पोजीशन में फोर्स की इक्वेशन को माइनस के एक्स के रूप में रिअरेंज करिए। ये जो टर्म है k, ये है m ओमेगा स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है k, स्मॉल k नहीं कैपिटल k कह रहा हूं इसको, ये है m ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा है अंडर रूट k बाय m और इसलिए t है 2 पाई अंडर रूट m बाय k। यानी t को आप डायरेक्ट मान सकते हैं, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मास भी उसने दिया ही था m अपॉन k। k यानी कोएफिशिएंट ऑफ x in the equation of force। ऐसा ये अब हो जाएगा फोर्स की इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है, ऑफ कोर्स माइनस साइन को छोड़ देने के बाद वो आपका आंसर हो जाएगा m अपॉन ये a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 1 2 3 और 4 और 5। कभी कभी ये गिन लेना चाहिए कितने टर्म्स में, कोई मिस ना हो जाए। क्यू क्यू के क्यू लैम्डा इंटू 2 पाई, ये फाइनल आंसर है। ये के वो 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट है। ये फाइनल आंसर है। आपको न्यूमेरिकल में आते ही सबसे पहले ऑप्शंस में देख लेना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शंस में देख लेना चाहिए कि आंसर के टर्म्स में है कि एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में है। अगर एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में है तो शायद शुरू से ही k की जगह 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट लेके चलो, क्या पता बाद में ध्यान रहे ना रहे। ऐसा लिख दीजिए कि we should first glance at the options, and see whether they are in terms of k, small k, lowercase letter, whether they are in terms of small k or epsilon naught। फिर बाद में तो आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा। हालांकि थ्रू आउट 4 बाय एप्सिलॉन नॉट लेके चलना वो भी लेंदी काम है, ये को आखिर तक भी बचा सकते हैं, पर ये दिमाग में आपके रहे कि आपको अपने आंसर को एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में रीअरेंज करना है। चलिए अब एक प्रकार से इंटेंसिटी और पोटेंशियल के डिस्कशन समाप्त हुए। अभी मैं वापस पोटेंशियल एनर्जी की एप्लीकेशंस पे जा रहा हूं। टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी थी k q1 q2 by x स्क्वायर।
उसी को कुछ यूज करते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्लोजेस्ट अप्रोच, ये हेडिंग दे दी। क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच में हम लोग करते हैं इसको रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी आप पढ़ते हैं। हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को फिक्स रखते हैं और दूसरा एक पार्टिकल सेम साइन का लाइक चार्ज उसकी तरफ फायर करते हैं, तो रिपल्शन के कारण इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती जाती है, कहीं ये रुकता है और फिर ये वापस आ जाता है। जहां ये रुकता है बस उस डिस्टेंस को क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। ऐसे ही कुछ आप लिख दीजिए, ठीक है। चार्ज पार्टिकल Q1, a charge particle Q1 is fired, a charge particle Q1 is fired towards another fixed को कैप्स में लिख दीजिए, another fixed FIXED, fixed को अगर आप कैप्स में लिख दें तो अच्छा है, is fired towards another fixed charge particle Q2, is fired towards another fixed charge particle Q2, full stop। ये है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये फिक्स्ड है। इसको हमने कुछ इसी के अलाउंग फायर किया है, लिख दीजिए आगे। ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन, the speed of Q1 goes on decreasing, comma, the speed of Q1 goes on decreasing, comma, it momentarily comes to rest, and is then reflected back, it momentarily comes to rest and is then reflected back। बस ये आएगा कहीं यहाँ तक आएगा और फिर ये वापस चला जाएगा। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं RC, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये आया, मोमेंटली रुका और वापस चला गया, हमें तो इस डिस्कशन को मैथमेटाइज करना है। हमारा ये कहना है इस डिस्टेंस पे इस समय इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो इसने अपनी सारी की सारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को यहाँ तक आने में खो दिया और वो सिस्टम की पी में कन्वर्ट हो गया। मैं तो इस चार्ज के लिए मोबाइल चार्ज के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लिख के कुछ इक्वेशन लिख के आरसी निकाल सकता हूँ। लिख दीजिए कि लेट अस राइट इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, for the mobile charge, equation of energy conservation for the mobile charge, P initial plus K initial is equal to P final plus K final। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो सकती है K Q1 Q2 by RI, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ हाफ mv², और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है K Q1 Q2 by RC है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और फाइनली तो ये रुक गया है, ये 0। इस पूरे सिस्टम की इनिशियल पी, अगर ये तो रेस्ट पे है तो इसकी पी मानी जा सकती है, वैसे तो पूरे सिस्टम की है, प्लस इसकी इनिशियल के इसी को पूरे सिस्टम की, इस जगह फाइनल पी और फाइनल के ही तो इसकी 0 है। बस अब ज्यादातर इन सवालों में RI कुछ मेंशन ही नहीं रहता, लिख दीजिए न्यूमेरिकल्स
initial separation between the particles is not mentioned, may not be mentioned. कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, may not be mentioned. In that case, we assume Ri to be infinity. In that case, we assume Ri to be infinity. या तो डेटा जानकारी दें, जब तक मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना उसको, अगर उसने मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि 5 मीटर है कि 7 मीटर है कि 10 मीटर है, तो आप अपनी मर्जी से तो कोई वैल्यू मान नहीं सकते ना। आप अपनी मर्जी से 0 या इनफाइनाइट इस टाइप की कोई वैल्यू मान सकते हैं, जरूर बहुत फार अवे से फायर किया गया हो, वो किसी अगली क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको आ जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये टर्म नहीं होता। एनीवे जो भी इक्वेशन बन रही है उसमें से हम लोग आरसी निकाल लेते हैं सॉल्व करके, ये क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं। क्वेश्चन लिखिए इस पे, आप कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन लिखिए। हम कहने को तो यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि भाई अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई क्लोजेस्ट अप्रोच पे इनिशियल एंटायर काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक लाइन सीधी लिख दीजिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, फिर कहने को ये भी कह सकते हैं, हालांकि ज्यादा अच्छा यही है कि P plus K is equal to P plus K for the mobile charge, बट चलिए लिख दीजिए आगे, लिख दीजिए। We can also say that at the point of closest approach, entire initial kinetic energy has been converted into potential energy of the system, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए। An alpha particle is fired with an initial kinetic energy of 5 MeV, ऐसा लिखा है, m बड़ा e छोटा और v बड़ा, 5 MeV, ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अल्फा पार्टिकल है, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 5 MeV है। Towards a gold nucleus, गोल्ड का Z पता है किसी को? Towards a gold nucleus जिसका कि Z है 79, गोल्ड का जो Z है वो 79 है। आगे लिखते चलिए। इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फाइंड RC, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको निकालना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी है या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नहीं मेंशन की गई है, तो ऑब्वियसली इट हैज बीन फायर्ड फ्रॉम फार अवे, ऐसे ही लिख दीजिए। सॉल्यूशन लिखना शुरू करिए। देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, no information of initial potential energy. So we should assume that initially the alpha particle and the gold nucleus were at large separation. Initially alpha particle और gold nucleus large separation पे हैं, they are at large separation। बस अब तो फिर वही है, लिख दीजिए therefore at the point of closest approach entire initial KE will get converted to P। अब तो फिर यही हो गया, मैं हाफ mv स्क्वायर नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे k डायरेक्टली दे दी थी और वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो मैं वो जो k आता है उसकी वैल्यू ले लूंगा। k चलो एक बार तो ले लिख लेता हूँ, k Q1 Q2 by RC
जो काइनेटिक एनर्जी है 5 MeV ऐसा ही लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू K यानी 9 into 10 power 9 into Q1 यानी 2E और Q2 यानी ZE अपॉन RC, है ना। इसको ध्यान रखिए, ये स्मॉल m नहीं है, ये मेगा है, 5 into 10 power 6। E को E रहने देता हूँ, वोल्ट ले लेता हूँ, 9 into 10 power 9 2E, इस E को इसलिए जिंदा रहने दिया क्योंकि एक E यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, into 79E। अप्रोक्सीमेशन के लिए 79 को मैं 80 तो ले ही सकता हूँ, इतना अप्रोक्सीमेशन चल सकता है, अपॉन RC, यही मुझे निकालना है। एक E से E कैंसिल हो गया। इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ लिखनी है कि देखिए ये मिली नहीं था, ये स्मॉल m नहीं था, ये ध्यान रखिए मेगा है, मेगा मिलियन, ये मिलियन है, 10 पावर 6 है। 10 lakhs को आप 1 मिलियन बोलते हैं, 1 मिलियन। E और E मैंने काट दिया और प्रॉपर्ली यूनिट्स रीअरेंज हो रही होंगी सब अपने आप, तो मैं E के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि मैंने बाकी इनकी भी कोई यूनिट्स वगैरह लिखी तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 5 into 10 power 6 यूनिट हटा देता हूं, into 9 into 10 power 9 into 2 into 80 into 1.6 into 10 power minus 19 upon RC। इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। RC को मैं यहां ले चलता हूं, यहां मुझे एक चीज दिख रही है, इनको मैं RC ले लेता हूं, 10 के सारे पावर्स एक जगह लिख लेता हूं, पहले 10 के पावर लिख लेता हूं, यहाँ 9 हो गया, यहाँ माइनस 19 हो गया और यहाँ माइनस 6 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 8, ये मैंने इसको दे दिया 16 कर दिया, अपॉन ये 5 हो गया। 10 के पावर मैंने सारे एक जगह इकट्ठे कर लिए, 10 का पावर 9 फिर माइनस 19 और ये 6 नीचे जाके ऊपर आ गया माइनस 6। अब ये 2 तो 16 हो गया, ये 16 हो गया, 256 हो गया, ये करीब करीब हो गया 256 अपॉन 5, 256 16 into 16 256 अपॉन 5 into 10 का पावर देखता हूँ कितना आ रहा है, ये माइनस 10 बचेगा, ये वापस माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 16। अप्रोक्सीमेशंस चाहिए होते हैं हमें, इस टाइप की जो आप कैलकुलेशंस करते हैं तो अप्रोक्सीमेशंस चाहिए होते हैं। मैं इसको 250 मान लेता हूँ, ये 250 by 5, 250 by 5 यानी 250 by 5, ये 9 मिस हो गया शायद, ये तो ले लिया, ये 9 हो गया, 250 into 9 upon 5 into 10 का पावर माइनस 16, है ना, ये 9 मिस हो गया था। अब ये जो RC है ये करीब हो रहा है 5 9s are 45, 45 into 10 का पावर माइनस 15 मीटर। बस सही है, इतना काफी है, बस यही आंसर है। यही फाइनल आंसर है, जो RC है वो है करीब 45 into 10 पावर माइनस 15 मीटर। बस यही फाइनल आंसर। थोड़े से अप्रोक्सीमेशन हमने किए हैं, उतना चलेगा। तो ऑप्शंस आपको बता देते हैं कि आप अप्रोक्सीमेशन कितने कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते हैं। ये फिगर अगर न्यूक्लियर फिजिक्स का आपको आइडिया है तो आप जानते हैं कि इतना करीब करीब न्यूक्लियस का रेडियस होता है। हम अब समझ गए कि हो क्या रहा है। जो अल्फा पार्टिकल मैंने फायर किया ना, ये एटम के अंदर घुसता है, न्यूक्लियस तक जाता है, ऑलमोस्ट यहां से टकरा के वापस आ जाता है। ऐसा कुछ डायग्राम बना दीजिए। ये डिस्टेंस जो है RC, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है। ये रेंज अगर हमें हल्की सी याद रहे तो थोड़ी हेल्प मिल सकती है कभी कभी न्यूमेरिकल्स में। लिख दीजिए कि अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट्स इन द एटम
alpha particle penetrates inside the atom, goes up to the surface of the nucleus, goes up to the surface of nucleus, and is then always repelled back. Always को caps में लिख दीजिए. And is then always repelled back. ठीक है, कितनी भी इनिशियल एनर्जी से फायर किया हो वो हमेशा वापस लौट के आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा. वो एटम के अंदर घुस गया, न्यूक्लियस के सरफेस को ऑलमोस्ट टच किया उसने और वापस आ गया. देयरफॉर आरसी विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अगर किसी मेडिकल में आरसी निकालने को दिया जाता है तो चांसेस यही है, आरसी विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. आरसी का जो आंसर आएगा ना वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा, यानी 10 का पावर -15 मीटर या हद से 10 का पावर -14 मीटर. 10 का पावर -15 मीटर या 10 का पावर -14 मीटर. यूजुअली its answer will not be 10 का पावर -13 मीटर. इसका आंसर 10 का पावर -13 मीटर यूजुअली तो नहीं होगा. ये दो ही ऑप्शन है. वैसे तो पूरी कैलकुलेशंस करके देखिए, अगर कैलकुलेशन का समय नहीं है आपके पास तो आप -15 या -14 पर रिस्क ले सकते हैं. -15 प्रेफरेबल है, 10 का पावर -15 प्रेफरेबल है. थोड़ी कम वेलोसिटी से मारेंगे तो थोड़ा और अंदर नहीं जा पाएगा, पहले ही लौट के आ जाएगा. तो हद से 10 का पावर -14, -13 शायद इसमें किसी न्यूमेरिकल में आंसर नहीं आएगा. अगर आपका ही आंसर आ रहा है -13 तो मतलब एक बार कैलकुलेशन चेक करना दोबारा जरूरी है 10 के पावर्स को. ऑलराइट, ऐसा ही एक क्वेश्चन फिर से देता हूं, लिखिए. An alpha particle is fired towards a gold nucleus. Alpha particle is fired towards a gold nucleus. ब्रैकेट में फिक्स्ड, वो गोल्ड न्यूक्लियस फिक्स्ड है. Alpha particle is fired towards a gold nucleus fixed with a speed of 100 km per second. With a speed of 100 km per second. Find RC. Distance of closest approach निकालें. Find RC. अल्फा पार्टिकल पहले तो डायरेक्ट एनर्जी दे दी थी, वो एनर्जी जूल्स में होनी चाहिए थी. वो 1 मिनट रुको, जहां आपने एमईवी लिखा है उसको 1 मिनट वहां लिखो, जहां पिछला क्वेश्चन था ना वहां लिख लो कि वी शुड ऑलवेज कन्वर्ट एनर्जी इनटू जूल्स, द गिवन एनर्जी इनटू जूल्स. तो एमईवी को मुझे कायदे से जूल्स में ले जाना चाहिए था, एमईवी को जूल्स में जरूर ले जाना था. वो तो बाय चांस ई कैंसिल हो रहा था तो मैंने ई काट दिया था पहले ही, नहीं तो दोनों को 1.6 × 10 का पावर -19 लिख के काटता. वो ई कैंसिल हो रहा था, नहीं तो मुझे उसको जूल्स में ले जाना जरूरी है, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर रहे हो. पोटेंशियल एनर्जी तो जूल में है, तो काइनेटिक एनर्जी एमईवी में थोड़ी ना रहेगी. जूल को जूल से इक्वेट करोगे ना, एमईवी को थोड़ी ना जूल से इक्वेट करोगे. एनर्जी को एनर्जी से इक्वेट कर रहे हो, दोनों साइड यूनिट सेम होनी चाहिए. आप जूल को जूल से इक्वेट कर सकते हो या एमईवी को एमईवी से इक्वेट कर सकते हो. आप एमईवी को जूल से इक्वेट नहीं कर सकते हो. एनीवे, अब इसने वेलोसिटी दे दी तो आप यही करेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 10⁹. अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, ये He++ होता है, इस पे चार्ज है 2e, और गोल्ड न्यूक्लियस पे चार्ज है 79e अपॉन RC. यही मुझे निकालना. और मैं एक्चुअली सवाल मैंने केवल m की वजह से दिया है, m कितना रखेंगे बस वो बता दीजिए. m कितना रखेंगे वो बता दीजिए. चार्ज बाय मास वाला रेशियो रखेंगे. हाँ, थोड़ा एक बार और क्लियरली फिर से. ट्रैप तो है ही, तभी तो पूछ रहा हूँ. m यूज ही नहीं करेंगे, चार्ज बाय मास यूज कर लेंगे. नहीं 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 नहीं, ये अच्छी बात तो है, चार्ज बाय मास में आपको मजा तो आता है. प्रोटॉन का और बताइए, वैल्यू बताइए. 4 into proton. हाँ, तो वो पूरा बोल के बताइए जो भी आपको बोलना है. 4 एटॉमिक मास यूनिट.
4 into 1.6 into 10 to the power minus 27. बहुत ही बढ़िया नेहल, थैंक यू सो मच, मजा आ गया, वेरी गुड। सिर्फ यही सिखाने के लिए सवाल मैंने लिया है। मास क्या होता है, 4 बोल के चले जाते हैं, 4 AMU। वार्निंग लिख दीजिए, मास शुड नॉट बी इन AMU, इट शुड बी इन kg। बस यही सिखाना था, बाकी तो फिर ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगी। ये 1.6 इंटू 10 का -27 है, तो -19 इंटू -8 कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तो ये आने ही वाला है, इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का 9 इंटू 2e इंटू 80e अपॉन RC। ये E मैंने पूरा काट दिया ऐसा लिख के। ये जो मास है kg में लेना है आपको, 4 इसका मास है 4 AMU, पर AMU में नहीं चलेगा, kg में चाहिए, क्योंकि ये पूरा जूल में चाहिए। और फिर हम इसे सॉल्व करते रहेंगे। RC अब आप निकाल लीजिएगा, मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा, इसी के आसपास कुछ आंसर इसका आना चाहिए, ठीक है। मेरे को मेन चीज ये सिखानी है कि अगर आप चाहते हैं कि जूल्स में आए तो ये मास kg में होना चाहिए। ये 4 AMU नहीं चलेगा, इसे आप kg में लिखिए, और जो मास था kg में वो 1.67 था, मैंने उसे 1.6 ही ले लिया, 10 का पावर -27 था, ऐसे ब्रेक कर लिया ताकि e यहाँ से कैंसिल हो जाए, और 79 को भी 80 अप्रोक्सीमेटली ले लिया, चलेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे, आप बड़े आराम से इतना कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। अभी आपने अलग से लिख लिया ना कि मास शुड बी इन kg, मास kg में होना चाहिए, क्योंकि हाफ mv² आपको जूल में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर फायर्ड towards a fixed charged particle, with velocities v and 2v respectively. Find the ratio of their distance of closest approach. Find the ratio of their distance of closest approach. अब सिर्फ रेशियो निकालना है, रेशियो को हाईलाइट कर दीजिए, अब सिर्फ रेशियो निकालना है। और सिखाना मुझे यही है कि जहां रेशियो निकालना हो वहां मास आप AMU में ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसा लिख दीजिए, here we have to calculate a ratio. So both the masses can be taken in AMU. Not necessarily in kg. And similarly, both the charges can be taken in terms of multiple of electronic charges, and not necessarily in coulombs. In multiples of electronic charges and not necessarily in coulombs. जो दोनों चार्ज हैं जरूरी नहीं है कि अब आप कूलम में जाएं। Got it? रेशो चाहिए भाई, करना तो यही है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 जो है वो दोनों के लिए सेम है अपॉन r स्क्वायर। तो कांस्टेंट्स अगर हटा दूं तो mv स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू q अपॉन r, सॉरी r स्क्वायर नहीं, फोर्स के फॉर्मूले में r स्क्वायर आता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में r नहीं आता है। तो जो rc है, rc इज प्रोपोर्शनल टू q अपॉन mv स्क्वायर, rc इज प्रोपोर्शनल टू q अपॉन mv स्क्वायर, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रख लेना कि q बाय m जो है ना वो हम लोग को सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पता है, बाकी किसी पार्टिकल का नहीं। तो पूरे q पे जाना है और पूरे m पे जाना है। अब इन्होंने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देयर मतलब क्या, जो सवाल में पहले दिया अपॉन जो सवाल में बाद में दिया, उसे जो निकालना है ना
वो आर अल्फा अपॉन आर प्रोटॉन निकालना है, क्योंकि सवाल में पहले अल्फा की बात की गई और फिर प्रोटॉन की बात की गई। देयर मतलब जो सवाल में पहले दिया अपॉन जो सवाल में बाद में दिया इज इक्वल टू क्यू अल्फा अपॉन क्यू प्रोटॉन into mass proton upon mass alpha into velocity proton upon velocity alpha का स्क्वायर। अब अल्फा है 4he2, तो अल्फा पे जो चार्ज है वो 2 है, प्रोटॉन को 1h1 है, प्रोटॉन पे चार्ज 1 है, प्रोटॉन का मास 1 है और अल्फा का मास 4 है और इनकी वेलोसिटीज का रेशियो इसने कहा था 1:2। तो यहाँ पर मेरे को उल्टा डालना है, ये 2/1 है, प्रोटॉन वाले की डबल थी, ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे ख्याल से आर अल्फा अपॉन आर प्रोटॉन का आंसर 2/1 आ जाएगा। ठीक है क्या? ये क्लोजेस्ट अप्रोच के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। अब की बार मैंने सब रेशियोज लिए हैं, मुझे ये दिखाना था रेशियोज। पहले तो मैंने एनर्जी 5 MeV में दे दी थी, उसे आप जूल में लाए। अगले सवाल में वेलोसिटी दे दी थी, तो हाफ एम स्क्वायर में मास को केजी में रखा, एएमयू में नहीं रखा। और अगले सवाल में रेशियो निकाल रहे हैं, और रेशियो में इसको आप 2e और 1e कह सकते हैं ताकि e कैंसिल हो जाए। इसको आप 1 AMU और 4 AMU कह सकते हैं ताकि AMU AMU कैंसिल हो जाए। अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो AMU चलेगा और वरना केजी में जाना जरूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा एडवांस जाएगा, हल्का सा एडवांस है पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। लिखिए, a particle of mass small m, a particle of mass m1, कोई प्रॉब्लम है कहीं किसी को? आवाज क्लियर है मेरी? ओके, थैंक यू रिनी फॉर रिस्पॉन्डिंग। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू। A particle of mass m1, a particle of mass m1 and charge q1, and charge q1 is kept freely, is kept free या freely at rest। फ्रीली रखा हुआ है, उसे पकड़ के नहीं रखा और वो इनिशियली रेस्ट पर है, फुल स्टॉप। Another like charged particle q2, another like like charged particle of q2 and mass m2, charge q2 and mass m2 is projected towards it from a large separation। आपकी बार सवाल में बोल दिया large separation, is projected towards it from a large separation with initial speed v0, find the distance of closest approach। with initial speed v0, find the distance of closest approach। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। रांचीपाल, आपकी बार क्या है, दूसरा पार्टिकल फ्री है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, एडवांस केस है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। कॉलिजन के चैप्टर की अगर हमारी थियोरी हमारे दिमाग में फ्रेश है तब तो ये एडवांस केस नहीं है, तब तो सारी बातें आपकी पढ़ी हुई हैं, आप जानते हैं इन्हें। ध्यान से सुनिए जरा, ये एक पार्टिकल रेस्ट पर है, फ्री है हालांकि, और ये पार्टिकल सेम साइज सेम चार्ज का, दोनों लाइक पार्टिकल हैं, इसी की तरफ आ रहा है लार्ज सेपरेशन से। आपकी बात उसने लार्ज सेपरेशन क्लियर बोल दिया, अभी तक तो डिस्टेंस बताता ही नहीं था। अब क्या होगा, जैसे ही ये विद इन अप्रोच आएगा, इसका इन्फ्लुएंस इसको दूसरे वाले को फील होने लगेगा, इसकी फील्ड यहाँ पहुंचने लगेगी। जैसे ही इसका थोड़ा भी असर प्रारंभ होगा, ये भी चलना शुरू कर देगा, रिपेल होगा ना। ये फिक्स नहीं है, ये फ्री है, तो जब ये थोड़ा पास आ जाएगा, जब इसकी यहाँ फील्ड इफेक्टिव हो जाएगी,
तो रिपल्शन के मारे चलने लगेगा। अब इन दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा, और जो रिपल्शन का फोर्स होगा ना, वो प्रोजेक्टाइल को ये या M2 Q2 वाले को मारा है ना वेलोसिटी v0 से शायद, और M1 Q0 वाला पहले रेस्ट पे था और फ्री था, यही केस है ना, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास M1 एंड चार्ज Q1 केप्ट फ्री। हाँ, अब क्या होगा ना, देखो जरा, रिपल्शन के मारे, रिपल्सिव फोर्स के मारे ये इस पे इधर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट होगा, और रिपल्सिव फोर्स के मारे ये रिटार्ड होगा, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है, फोर्स यहाँ है। इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। एक समय आएगा जब इन दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, उस समय ये क्लोजेस्ट अप्रोच पे होंगे। ये बात आपने कॉलेजेस में पढ़ी है, लिख लीजिए, लिख दीजिए। When Q2 starts approaching Q1, when Q2 starts approaching Q1, comma, when Q2 starts approaching Q1, comma, Q1 starts moving away. Q1 starts moving away due to mutual repulsion. Full stop. Due to mutual repulsion. अगली लाइन में लिख दीजिए, this force acts on Q1. This force acts on Q1 and provides acceleration to it. This force acts on Q1 and provides acceleration to it. While this force on Q2 is against the direction of its initial velocity, and provides repulsion, retardation, and provides retardation to Q2. As a result, speed of Q1 goes on increasing. Speed of Q1 goes on increasing, and speed of Q2 goes on decreasing. Speed of Q2 goes on decreasing. एक एक्सेलरेट हो रहा है और एक रिटार्ड हो रहा है, तो एक की वेलोसिटी बढ़ेगी और एक की वेलोसिटी कम होगी। अगली लाइन में लिख दीजिए, और कैप्स में लिख दीजिए, at the point of closest approach, both the particles will have same speed. At the point of closest approach, both the particles will have same speed. कॉलिजन्स में हम इसे कहते थे, जब इलास्टिक कॉलिजन को पढ़ाते थे ना, तो बोलते थे जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है तब कॉमन वेलोसिटी होती है। वो आप ब्रैकेट में याद दिला सकते हैं। इन इलास्टिक कॉलिजन, in the condition of maximum deformation, both the particles move with common velocity. ये collision की बड़ी important line थी। ये पूरा, ये essentially collision ही तो है। दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच तो नहीं कर रहे, पर एक का पाथ दूसरे के कारण चेंज, दूसरे के फोर्स के कारण चेंज हो रहा है, इसे collision ही तो कहते हैं। तो collision के ही मैथमेटिकल डिस्कशंस भी यहाँ लगेंगे। जब ये क्लोजेस्ट अप्रोच पे है और उनकी वेलोसिटी कॉमन है तब तो ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अब ये सेपरेट होंगे। पहले हम पढ़ते थे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और अब पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जैसे कॉलिजन में पढ़ी थी। अभी भी तो वो फोर्स इस पे फॉरवर्ड ही है और इस पे बैकवर्ड ही है। अभी भी वो फोर्स इसके लिए एक्सेलरेटिंग फोर्स ही है और इसके लिए रिटार्डिंग फोर्स है। आगे लिख दीजिए, Q1 is further accelerated. Q1 is further accelerated and its speed further increases. And Q2 is further retarded. And its speed further decreases. Q2 की स्पीड और भी कम हो जाती है। बस इसका मतलब क्लियर है कि ऐसा होगा कि ये पहले यहाँ
ये धीरे धीरे चल रहा है, ये तेजी से आ रहा है, फिर इनकी स्पीड कॉमन हो गई, अब इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि अपन पढ़ते थे ना कि सेपरेशन के समय तो हमेशा वेलोसिटी ज्यादा ही होगी ना। जब टक्कर होती है, कॉलिजन होता है, तो टक्कर के बाद टारगेट की वेलोसिटी बढ़ जाती है ताकि टक्कर दोबारा ना हो पाए, वही हुआ है। तो हमें तो खैर पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से मतलब है, उस समय हम सबसे पहले इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, कॉमन वेलोसिटी वाली, नंबर 1 लिख दीजिए, कौन सा लॉ लगाएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख दीजिए, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम at the point of closest approach where both the particles have common velocity। मेरे ख्याल से m2 v naught is equal to m1 plus m2 v common का फॉर्मूला आ जाएगा m2 upon m1 plus m2 into v naught, यही की इक्वेशन हो गई। पहले मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन से लगाया, इससे कॉमन वेलोसिटी निकाल ली। जब इनकी वेलोसिटी कॉमन होगी, ये पास आ रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, जब ये क्लोजेस्ट होंगे तो दोनों की स्पीड कॉमन होगी, उसके बाद ये दूर भाग जाएगा, ये धीरे धीरे पीछा करेगा। टक्कर के बाद टारगेट की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि दोबारा कभी टक्कर नहीं हो सकती, इसलिए बाद में इसको और तेज भागना है। ये जो प्रोजेक्टाइल था, इसकी स्पीड अब कम हो जाएगी और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। एनीवे क्लोजेस्ट अप्रोच के डिस्टेंस पे वेलोसिटी कॉमन होगी, ये हमने इक्वेशन लिख ली, पर इसमें वो टर्म आ ही नहीं रहा जो हमें निकालना है। हमें निकालना है आरसी, तो फिर एक इक्वेशन और लिखनी पड़ेगी, वो कौन सी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिख दीजिए, टू ब्रिंग द टर्म ऑफ आरसी we should write another equation, और एक ही इक्वेशन बचती है, या तो मोमेंटम कंजर्वेशन या तो एनर्जी कंजर्वेशन। नाउ अप्लाई लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए और उसको कैप्स में लिख दीजिए ऑफ सिस्टम। मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा रहा हूं, पर मैं P प्लस कहीं तो कर रहा हूं, पर किसका, सिस्टम का, क्योंकि दोनों ही चल रहे हैं ना। ऑफ सिस्टम वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए। तो P इनिशियल प्लस K इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू P फाइनल प्लस K फाइनल ऑफ सिस्टम। फाइनल मतलब at the point of closest approach, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी क्या, लास्ट सेपरेशन से आया था, हाँ ये लास्ट सेपरेशन से आया था। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी K1 Q2 by infinity, ये पूरे सिस्टम की। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m2 v नॉट स्क्वायर, क्योंकि m2 को फायर किया गया था। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है कि Q1 Q2, यहां से वो टर्म आएगा RC जो आपको निकालना है, प्लस हाफ अब पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 इनटू v कॉमन स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन है। पुट v कॉमन फ्रॉम 1 एंड सॉल्व फॉर RC। इसे मैं आगे कर नहीं रहा हूं, मैं यही छोड़ रहा हूं, इतना समझना काफी। ये अगर क्लियर है तो आप जरूरत पड़ने पे सवाल कर तो लेंगे ही। मैं ध्यान से बता दूं क्या किया मैंने। सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि जब क्लोजेस्ट होंगे तो इनकी वेलोसिटी कॉमन होगी, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के कॉमन वेलोसिटी निकाल ली, और फिर एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाना ही है। आप दोनों पार्टिकल चल रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। P of the system plus K of the system शुरू में is equal to P of the system plus K of the system at the point of closest approach। इनिशियली दोनों के बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट था, बाद में दोनों के बीच में डिस्टेंस RC है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी पहले सिर्फ M2 वाले पार्टिकल में, M1 वाले पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं,
तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के नाम पे खाली m2 की काइनेटिक एनर्जी का टर्म लिखा और बाद में दोनों में काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन से vc को निकाल के जब आप यहां डाल देंगे तो आपको अल्टीमेटली rc का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अच्छा है, काम का है, कॉन्सेप्ट आपके काफी रिवाइज हुए, कोलिजंस के काफी कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए। एनीवे, थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.